Hey guys, I'm Jazz. Welcome back to my channel Science with Jazz. Oh my God! फर्स्ट वीडियो को देखकर जो आप सबका रिस्पॉन्स आया है, आप सबने इतना पसंद किया है उस वीडियो को, इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला है. मोटिवेशन से याद आया, आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल तिलक नगर और वहाँ की फैकल्टी काफ़ी अच्छी है जिन्होंने मेरे इस इनिशिएटिव को इतना अप्रिशिएट किया. सो थैंक्स अ लॉट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. चलो अब सिर खुजाना बंद करो और कानों में लगाओ टूटियाँ और एक शांत से रूम में जाके इस वीडियो को पूरा देखो. लेट्स बिगिन विद द चैप्टर नंबर 1, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. So let's begin with our first class. In this video, we will discuss about these topics: introduction, chemical reaction, conditions for a chemical reaction, chemical equation, and the last topic is law of conservation of mass. Let's start with the introduction. Most of the things around us undergoes various changes. I repeat, most of the things around us undergoes various changes, which means हमारे आसपास की बहुत सी चीज़ों में कई प्रकार के changes आते हैं. Changes यानी बदलाव और परिवर्तन. ओके, सो चेंजेस वर्ड आपको काफ़ी फेमिलियर लग रहा होगा, पता है मुझे. क्यों? क्योंकि हमने क्लास 9th में चेंजेस के बारे में पढ़ा हुआ है. अगर क्लास 9th का याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आई एम हेयर फॉर यू. ओके, सो हम चेंजेस के बारे में क्लास 9th के जो हमने एग्जाम्पल्स पहले भी पढ़े हुए हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. मैं आपको वो रिकॉल करवाने वाली हूँ. So here are the two examples. First example is burning of wood. Burning of wood and melting of ice. Burning of wood का मतलब क्या है? लकड़ी का जलना. और melting of ice यानी बर्फ़ का पिघलना. तो ये कुछ मैंने इनके characteristics लिखे हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके. So हमें पता है जब हम लकड़ी को जलाते हैं यानी वुड को बर्न करते हैं तो क्या बनता है? रसमलाई नहीं बनती है. क्या बनता है? ऐश बनती है. तो ये तो आप सबको पता होगा कि ऐश बनती है, लेकिन मैं आपके लिए दो न्यू चीज़ें लाई हूँ बताने के लिए. सो वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ऑलराइट, एंड साथ में वाटर वेपर्स भी बनते हैं. ओके, सो इससे हम देख सकते हैं कि वुड जो कि लकड़ी है उससे ऐश बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और वाटर वेपर्स बन रहे हैं. तो इसमें एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, न्यू चीज़ बनी है. सो इससे हमें क्या पॉइंट आता है? न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, यानी बर्निंग ऑफ वुड में न्यू प्रोडक्ट्स बन रहे हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. तो क्या हम इस वुड से जब ऐश बन गई तो ऐश से वापस वुड बना सकते हैं? नो, नहीं बना सकते. तो इससे हमें सेकेंड पॉइंट के बारे में पता चलता है, दैट इज कि बर्निंग ऑफ वुड इज इरिवर्सिबल. ऑलराइट, इसको हम रिपीट नहीं कर सकते, मतलब वुड से ऐश और ऐश से वुड नहीं बना सकते हैं. ओके, लेट्स सी द थर्ड पॉइंट, चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर. चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन का मतलब वुड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, पार्ट्स हैं यानी तत्व हैं, वो अब ऐश में सेम नहीं रहे, वो चेंज हो चुके हैं. यानी चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर हो चुका है. इसकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन है अब वो चेंज हो चुकी है. सो नाउ लेट्स सी द सेकेंड एग्जाम्पल, दैट इज मेल्टिंग ऑफ आइस. मेल्टिंग ऑफ आइस यानी बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ से पानी बनाना. तो बर्फ़ को जब हम पिघलाते हैं तो क्या बनता है? पानी ही तो बनता है ना, कोई न्यू प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता. तो दिस एक्सप्लेन्स द फर्स्ट पॉइंट, न्यू प्रोडक्ट्स आर नॉट फॉर्म्ड, कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता है. और हम सबको पता है कि बर्फ़ को हम पिघलाते हैं तो पानी बनता है, और पानी को जब हम जमा देते हैं तो फिर से वो बर्फ़ बन जाती है. यानी ये चीज़ रिवर्सिबल है, इसको हम रिवर्स कर सकते हैं. बर्फ़ से पानी और पानी से बर्फ़ हम बना सकते हैं. Alright, let's see the third point. No change in chemical composition of matter.
यानी इसकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो चेंज नहीं होती। अब ये तो आपको नहीं समझ आया होगा तो बहुत अच्छी बात है। लेट मी एक्सप्लेन यू। H2 यानी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस O2, इसके रिएक्शन से ही H2O बनता है। अब यहाँ पे जो बायोमास इनका अमाउंट प्रेजेंट है वो यहाँ पे यानी रिएक्शन वाली साइड पे, और जो प्रोडक्ट बना उस वाली साइड पे हमेशा सेम रहता है। तो यानी इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं आता है। अब आपको थोड़ा थोड़ा तो याद आया ही होगा कैसे कि जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं वो हैं केमिकल चेंज के, ओके। एंड ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो हैं फिजिकल चेंज के। सो आई एम श्योर यू आर क्लियर अबाउट chemical changes and physical changes. All right, so let's see our second topic, that is chemical reaction. So what is a chemical reaction? A chemical reaction takes place when two or more substances react with each other to form a new substance with different properties. तो इसका मतलब क्या है? जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं आपस में और एक नई चीज़ बनाते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज़ यानी क्वालिटीज़ पहली वाली चीज़ों से डिफरेंट होती हैं, उसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। लेमन, जिसकी 2-3 बूंदें भी अगर मिल्क में गिर जाती हैं गलती से, तो हमारी मम्मा क्या कहती हैं? कोई बात नहीं, मैं इसका पनीर बना लूँगी। सो अगर हम उस पर ध्यान दें तो हमें क्या पता लगा कि लेमन जिसमें कि सिट्रिक एसिड है वो जब मिल्क के साथ रिएक्ट करता है तो एक नई चीज़ बनती है। क्या बनता है? पनीर बनता है। सो दिस इज़ अ केमिकल रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पे लिखा है लेमन जब मिल्क के साथ रिएक्ट करता है तो चीज़ बनता है जिसकी प्रॉपर्टीज़, चीज़ की प्रॉपर्टीज़ मिल्क से काफ़ी अलग होती हैं। चीज़ से तुम पनीर की सारी डिशेस बना सकते हो लेकिन मिल्क से तो नहीं बना सकते ना। सो दिस इज़ द फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल थ्योरेटिकल एग्जाम्पल है जिसको हम अपने एग्जाम्स में भी लिख सकते हैं। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? व्हेन A reacts with B to form C, जब A और B आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक न्यू सब्सटेंस बनता है C जिसकी प्रॉपर्टीज A और B से डिफरेंट होती हैं। दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। ऑलराइट, नाउ हम कुछ न्यू इम्पॉर्टेंट टर्म्स देखने वाले हैं जो कि केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है। सो फर्स्ट इज रिएक्टेंट्स। व्हाट आर रिएक्टेंट्स? Reactants are the substances which take part in a chemical reaction. So, reactants क्या होते हैं? ऐसे substance, ऐसी चीज़ें जो कि एक chemical reaction को शुरू करती हैं। आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि A और B ये दोनों आपस में react करके C बना रहे हैं। तो A और B यहाँ पे जो है वो है reactants. Okay? Let's see the second term, that is प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द एज अ केमिकल रिएक्शन, उन्हें हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं। प्रोडक्ट्स यानी जो चीज़ें बन रही हैं। इस एग्जांपल में देखिए ए और बी के रिएक्शन से क्या बन रहा था? सी, तो यहाँ पे सी इज द प्रोडक्ट। और याद रखिएगा कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं और जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो राइट हैंड साइड पे होते हैं। ओके, थर्ड टर्म हमने देखनी है वो क्या है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। हाइड्रोजन यानी H2 और ऑक्सीजन यानी O2 जब रिएक्ट करते हैं तो वाटर बनता है। ये रिएक्शन हम पहले भी देख चुके हैं। सो यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम्स और ऑक्सीजन के एटम्स रिएक्टेंट्स में प्रेजेंट हैं और प्रोडक्ट साइड में देखें तो वहाँ भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स ही प्रेजेंट हैं लेकिन उनका एक रीअरेंजमेंट हुआ है। सो इसकी स्टेटमेंट क्या बनती है? ओनली अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन। नाउ लेट्स डिस्कस आवर थर्ड टॉपिक, दैट इज कंडीशंस फॉर अ केमिकल रिएक्शन। अब हम इनमें 5 कंडीशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि हैं चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन स्टेट। अब हम इनको वन बाय वन एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सो नाउ लेट्स सी द फर्स्ट कंडीशन विच इज़ चेंज इन कलर।
तो कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनने पर उनका कलर चेंज हो जाता है। तो 1885 में जब फ्रांस ने यूएसए को स्टैचू ऑफ लिबर्टी गिफ्ट किया था तो उसका नेचुरल कलर कॉपर कलर था, लेकिन एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर की वजह से उसका कलर आज ग्रीन हो चुका है। सो दिस इज़ अ चेंज इन कलर। ऑलराइट, सो अब हम इसके थ्योरेटिकल एग्जांपल्स देखते हैं। जब हम आयरन को कॉपर सल्फेट के ब्लू सॉल्यूशन में डालकर रख देते हैं एक दिन के लिए रिएक्शन जिससे हो सके, तो हम देखेंगे कि उस सॉल्यूशन का कलर अब ग्रीन हो चुका है, जो कि आयरन सल्फेट बन चुका है और कॉपर फॉर्म हो चुका है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ चेंज इन कलर। सेकेंड एग्जाम्पल है, जब लेड नाइट्रेट जो कि कलरलेस है उसको हम हीट करते हैं तो 3 प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। पहला लेड ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस एंड ऑक्सीजन गैस। तो ये जो कलरलेस लेड नाइट्रेट था अब वो चेंज हो चुका है येलो कलर के लेड ऑक्साइड में। सो दिस इज अ चेंज इन कलर। सो सेकेंड कंडीशन है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, इसका एक जनरल एग्जांपल देखते हैं। तो अगर गलती से मम्मी की कॉस्टली क्रॉकरी आपसे टूट जाती है तो मम्मी का टेम्परेचर यहाँ से यहाँ जाता होता देखा ही होगा आपने। इसका थ्योरेटिकल एग्जांपल देखते हैं। जिंक को जब हम हाइड्रोजन सल्फेट के सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है और हीट की फॉर्मेशन होती है, यानी हीट प्रोड्यूस होती है। तो हीट प्रोड्यूस होना यानी टेम्परेचर का इंक्रीज होना। सो इसका सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड यानी जिसको हम क्विकलाइम बोलते हैं, इसको जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो स्लेक्ड लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है विद अ लॉट ऑफ हीट। साथ में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये रिएक्शन हमारे आसपास तब होता है जब हम घर में वाइट वॉश करवाते हैं। वाइट वॉश करवाते समय क्विकलाइम यानी चूने को हम पानी में ऐड करते हैं और उसको मिक्स करके जब हम उसे मिक्स करते हैं तो उससे बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसके साथ साथ बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। तो उसको बहुत ध्यान से किया जाता है। तो हीट प्रोड्यूस होना यानी टेम्परेचर का इंक्रीज होना। नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ गैस। फर्स्ट एग्जांपल हमारा सेम है जो कि सेकंड कंडीशन में हमने पढ़ा। दैट इज जिंक को जब हम हाइड्रोजन सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बनता है और जो हाइड्रोजन गैस, साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। और उस हाइड्रोजन गैस को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये गैस जो है वो हाइड्रोजन गैस ही है? उसके पास हम एक बर्निंग कैंडल यानी जलती हुई मोमबत्ती को लेकर आए तो वो एक पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। किसके साथ? पॉप साउंड के साथ। सो सेकेंड एग्जाम्पल है सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड के सॉल्यूशन को जब हम हाइड्रोजन क्लोराइड के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन फॉर्म होता है और साथ में एक गैस प्रोड्यूस होती है जिसका नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? हम ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे क्योंकि जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है वो उसकी जो स्मेल होती है वो रॉटन एग्स जैसी होती है। रॉटन एग्स यानी सड़े हुए अंडों की तरह होती है, तो वो आसानी से आइडेंटिफाई हो सकती है। फोर्थ कंडीशन है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में एक वर्ड है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट यानी कोई भी सब्सटेंस, कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि सॉल्यूशन के बॉटम में जाके बैठ जाए यानी सेटल डाउन हो जाए, उसे हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। सो जब हम वाटर में सैंड को ऐड करते हैं और उसे मिक्स करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो सैंड है वो वाटर के बॉटम में जाके सेटल डाउन हो जाती है यानी बैठ जाती है, मिक्स नहीं होती है, सेटल डाउन हो जाती है। तो उसको हम एक तरह से प्रेसिपिटेट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। सो हमारा थ्योरेटिकल एग्जाम्पल क्या है? बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में जब हम, जो कि कलरलेस होता है, जब हम सोडियम सल्फेट ऐड करते हैं तो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन फॉर्म होता है
जिसकी बॉटम में अगर हम देखें तो एक वाइट कलर की पीपीटी फॉर्म होती है, वाइट कलर की प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है जो कि होता है बेरियम सल्फेट सॉलिड फॉर्म में। ऑलराइट, तो ये क्या है? प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है जब हम लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड ऐड करते हैं। लेड नाइट्रेट इज कलरलेस, वो कलरलेस होता है। उसमें पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो लेड आयोडाइड फॉर्म होता है एज अ प्रेसिपिटेट जो कि येलो कलर का होता है। और सॉल्यूशन कौन सा होता है? पोटेशियम नाइट्रेट का। तो पोटेशियम नाइट्रेट के बॉटम में लेड आयोडाइड के प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाते हैं जो कि येलो कलर के होते हैं। ओके, सो हमारी नेक्स्ट एंड लास्ट कंडीशन है चेंज इन स्टेट। एग्जाम्पल देखिए, अमोनिया गैस यानी NH3 गैस को जब हम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो अमोनियम क्लोराइड फॉर्म होता है। लेकिन नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ पे मैंने G लिखा है। G मीन्स गैस और यहाँ पे मैंने लिखा है S यानी सॉलिड। सो जब रिएक्टेंट्स की जो स्टेट है यानी उसके मैटर की जो फॉर्म है, आपको पता ही होगा कि मैटर की 3 फॉर्म्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो या अगर यहाँ पे मैटर की स्टेट दोनों की गैस है और जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनमें गैस से वो सॉलिड बन चुकी है यानी उसकी स्टेट चेंज हो चुकी है, तो वो इस कैटेगरी में आते हैं, चेंज इन स्टेट की कैटेगरी में। हमारा 4th टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। तो हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पहले बात कर चुके हैं और अब हम बात करने वाले हैं केमिकल इक्वेशंस के बारे में। रुको, स्किप मत करना वीडियो को, अभी एक टॉपिक और बचा है। सो लेट्स सी व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन। Chemical equation is a symbolic representation of chemical reactions in the form of symbols and formulae. So, chemical equation क्या होती है? Chemical equation एक रिप्रेजेंटेशन होती है किस चीज़ की? केमिकल रिएक्शन की। यानी जब हम एक केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स या फिर फॉर्मूले की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ओके, सो हमें पता है कि केमिकल इक्वेशन के 2 पार्ट्स होते हैं जो कि हम केमिकल रिएक्शन में भी पढ़ चुके हैं, जो कि हैं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स वो होते हैं जो रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं और प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो कि रिएक्टेंट्स के रिजल्ट से बनते हैं। और रिएक्टेंट्स हमेशा LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे जाते हैं और जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमेशा RHS यानी राइट हैंड साइड पे लिखे जाते हैं। ओके, सो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं एक केमिकल इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। H2 यानी हाइड्रोजन गैस जब O2 ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करती है तो वाटर बनता है और ये रिएक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसी वीडियो में। सो जब हम वाटर जब बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से, तो उसमें अगर हम देखें कि जो हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन है वो इसमें क्या है? रिएक्टेंट्स हैं, यानी ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो ये रिएक्टेंट्स हैं। और वाटर जो बना है वो प्रोडक्ट है जो कि इनके रिएक्शन से फॉर्म हुआ है। और रिएक्टेंट्स हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिख रहे हैं और प्रोडक्ट्स हम राइट हैंड साइड पे लिख रहे हैं। केमिकल इक्वेशन 2 टाइप की होती हैं, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। एक पॉइंट जो हमें याद रखना है वो क्या है कि ये जो हमने रिएक्शन लिखा था H2 + O2 gives H2O, ये एक केमिकल इक्वेशन है। तो इसका जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या है? हाइड्रोजन + ऑक्सीजन गिव्स वाटर। ये वर्ड फॉर्म में इसका केमिकल रिएक्शन है। इस केमिकल रिएक्शन को जब हम सिंबल्स या फिर उसके फॉर्मूले की फॉर्म में लिखेंगे तो वो बनेगा H2 + O2 फॉर्म्स H2O। और H2 जो है हाइड्रोजन का सिंबल है और ऑक्सीजन का सिंबल है O2। और वाटर जो कि एक मॉलिक्यूल है उसका फॉर्मूला है H2O। सो ये भी एक बात याद रखनी है आपने कि जो एरो यूज़ किया है हमने इसको हम बोलते हैं गिव्स और प्रोड्यूसेस। So let's talk about balanced chemical equation. So what is a balanced chemical equation? It is an equation in which equal number of atoms of different elements on LHS and RHS
मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो होती है जिस इक्वेशन में डिफरेंट एलिमेंट्स के जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड पे इक्वल होते हैं। ओके, सो इसे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल में मैंने एक केमिकल इक्वेशन लिखी है जो कि है कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और प्लस कैल्शियम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। सो इसमें हम इनके डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स को काउंट करते हैं और देखते हैं क्या इसके एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड में इक्वल है या नहीं। सो सी, कैल्शियम फर्स्ट एलिमेंट, हमने एक बॉक्स बनाना है और हमने एलिमेंट्स के नेम लिखने हैं, LHS लिखना है और RHS लिखना है। ओके, सो हम इस इक्वेशन में नंबर ऑफ कैल्शियम एटम्स देखते हैं कि कितने हैं दोनों साइड पे। कैल्शियम के सिर्फ एक ही एटम है, उसकी जो सबस्क्रिप्ट है यानी उसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा है। इसका मतलब ये कैल्शियम का सिर्फ एक ही एटम है हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे यानी रिएक्टेंट साइड पे। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 1। इसी साइड में LHS में ही जो कार्बन है वो कितने हैं, वो सिर्फ 1 है, उसके आगे भी कुछ नहीं लिखा है 2 3, सो एक ही एटम है कार्बन का भी। सो यहाँ पे भी हम लिख रहे हैं 1। वेयरएज जब हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन के सबस्क्रिप्ट में लिखा है 3, यानी इस ऑक्सीजन के 3 एटम्स प्रेजेंट हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। नाउ लेट्स टेक द राइट हैंड साइड कि राइट हैंड साइड पे यही नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हैं या नहीं। कैल्शियम के एक ही एटम है, 1 2 3 कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब एक ही कैल्शियम का एटम प्रेजेंट है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन के एक ही एटम प्रेजेंट है, इसके भी सबस्क्रिप्ट में 2 3 या फिर कुछ और नहीं लिखा है, तो एक ही कार्बन का एटम प्रेजेंट है, यहाँ पे भी लिखेंगे 1। सो अब ऑक्सीजन को काउंट करते हैं। ऑक्सीजन का इस कंपाउंड में एक एटम प्रेजेंट है और साथ ही में इधर 2 एटम्स प्रेजेंट है, सो दोनों को सम अप करते हुए हम देखते हैं कि यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 3 एटम्स प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। सो नाउ लेट्स टेक इट आउट कि दोनों साइड यानी LHS एंड RHS यानी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है या नहीं। 1 and 1 equal, 1 and 1 equal, and 3 and 3 also equal. So लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के नंबर ऑफ एटम्स जो हैं पूरी इक्वेशन में इक्वल है, सो इट इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दूसरी तरफ हम बात करते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ 1 or more डिफरेंट एलिमेंट्स इन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। इसमें क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो अनइक्वल होते हैं यानी इक्वल नहीं होते हैं। सपोज हम इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जो हाइड्रोजन है यानी H2 है, इसके हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 एटम्स प्रेजेंट हैं और ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स प्रेजेंट हैं, तो हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स प्रेजेंट हैं और ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स प्रेजेंट हैं। नाउ लेट्स टेक द राइट हैंड साइड, इट मीन्स प्रोडक्ट साइड। हाइड्रोजन के 2 एटम्स प्रेजेंट हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम प्रेजेंट है क्योंकि उसके सबस्क्रिप्ट में कुछ नहीं लिखा है, दैट मीन्स देयर इज ओनली 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। सो सी 2 and 2 दीज आर इक्वल, यानी ये इक्वल हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स तो इक्वल हैं दोनों साइड पर, लेकिन जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन के एटम्स हैं यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे 1 है, सो दिस इज अनइक्वल। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स अनइक्वल हैं, तो ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के एग्जाम्पल में हमने देखा कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड्स पे इक्वल थे, लेकिन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स वर अनइक्वल, वो दोनों साइड पर इक्वल नहीं थे। तो एक केमिकल इक्वेशन में
दोनों साइड पे नंबर ऑफ एटम्स का, किसी एक भी नंबर ऑफ एटम्स का इक्वल ना होना इज़ नॉट पॉसिबल। एंड जिस चीज़ की वजह से ये पॉसिबल नहीं है वही है हमारा आज का लास्ट टॉपिक, दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो गाइज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो एक फ्रेंच केमिस्ट एंटोइन लेवॉइजर ने 17th सेंचुरी में डिस्कवर किया था। एंड उन्होंने इस लॉ के थ्रू क्या बताया, ये है उस लॉ की स्टेटमेंट। क्या है? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब क्या है कि मास ना कभी बनाया जा सकता है और ना कभी तोड़ा जा सकता है, यानी ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। सो एक केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स का इक्वल होना बहुत ज़रूरी है, और वो ज़रूरी है इसी लॉ की वजह से। सो इस लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए ही केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस किया जाता है, यानी उनकी बैलेंसिंग की जाती है। आई होप आपको ये 5 कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर किसी भी चीज़ में आपको डाउट हो देन यू कैन वॉच दिस वीडियो अगेन, एंड ऑल्सो you can ask me any queries related to these topics on my Instagram, and link to my Instagram account is mentioned in the description. Don't forget to like, subscribe and comment also, because your feedback means a lot to me, guys. Thank you so much for watching this video, and do share this video among your fellow friends. Next video for this chapter will be coming very soon, guys, so stay tuned. Don't stop until you are proud of yourself.